तो चलिए गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक मैथ सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस और सीरीज जो है उसको भी हम क्या किए हैं, संख्या पद्धति में ही कंसीडर कर लिए हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज में आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक श्रेणी। तीसरा जो है आपको क्या पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। साथ ही साथ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में जो इनइक्वालिटी जनरेट होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या बताएं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आज हमको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस और सीरीज में आज क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और इसको इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और उसके बारे में आपको पता करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी का डिफिनेशन पढ़ लेंगे। अगर हमको एपी का डिफिनेशन पता चल गया और कैसे चेक करते ये पता चल गया, तो कोई भी सीक्वेंस अगर आपको देता है तो आप खुद बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो एपी होता क्या है, देखिए, अगर कोई भी एपी होता क्या है कि आप किसी भी सीक्वेंस को आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है। कब, जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो। मतलब क्या, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर टर्म जो है फिक्स नंबर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तब उस केस में उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो एपी में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहें, जैसे अगर हम लिख लें कि 2 4 2 4 6 8 और ये 10 और डॉट 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 लिखा हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, अभी हम क्या बताएं कि आप किसी भी सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, एपी में है। आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है। कब, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो ये दो टर्म कंसेक्यूटिव हो गया, उसके बाद ये दो टर्म कंसेक्यूटिव हो गया, ये भी दो टर्म क्या है, कंसेक्यूटिव है, और ये भी दो टर्म क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो अगर हम 4 में से 2 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 में से अगर 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 में से 6 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 10 में से भी अगर 8 को घटाते हैं तो तब पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अंतर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से, वो क्या है, सेम। क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस किसमें है, एपी में। किसमें है, एपी में। मतलब क्या, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, समांतर श्रेणी का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, समांतर श्रेणी का। तो फिर से हम समझाते हैं कि आप किसी भी सीक्वेंस को कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में है। कब, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, मतलब सार्व अंतर सेम हो। या दूसरे तरीका से कहें तो अगर कोई भी नंबर अगर फिक्स नंबर के साथ घटता या बढ़ता है, तब उस केस में जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एपी या सार्व। एपी में एपी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और वो जो फिक्स नंबर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं।
और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अंतर, जिसको अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये देख लिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को क्या करते हैं, घटाते हैं, मतलब दो लगातार टर्म को क्या कीजिए, घटाइए, और घटाने के बाद अगर सबका वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में है और उसका सार्व अंतर जो है वो क्या है, सेम है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस है ये सब जगह क्या आया है, 2 आया है, मतलब सेम हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, समांतर श्रेणी में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो ये हो गया 4 -2 0 4। दूसरा एग्जांपल देखिए, 4 लिए, 2 लिए, 0 लिए, -2 लिए और यहाँ पे -4 लिए। इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 2 को किस में से घटाइएगा, 4 में से। 2 को अगर 2 से अगर हम 4 को घटाते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर। यदि 0 में से 2 को घटाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 के बराबर। अगर -2 में से 0 को घटाते तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। और -4 में से यदि -2 को घटाते तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया, -4 +2, तो -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये भी सीक्वेंस किस में है, एपी में है। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया। ऐसा आप किसी भी सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं कि वो एपी में है, कब, जब कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर क्या हो, सेम हो। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये आपको हम बता चुके हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप अगर आपसे पूछेंगे कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, आप फिर से क्या कीजिएगा, किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए अगर इस 3 में से 3 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस 3 में से इसको घटाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इस 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है क्या है, सार्व अंतर सबका क्या है, 0 0 0 आया, मतलब समान आ गया। हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये भी किसमें है, एपी में। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। हम यहाँ से क्या पता चला है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब क्या कि सार्व अंतर जो है जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एक चीज और यहाँ हम क्या देखें कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है कि 2 4 6 8 10, क्या है 2 4 6 8 10 है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया था, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना आया था, डी का वैल्यू 2 आया था। डी का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। इसका मतलब क्या कि अगर इस फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड कर दे, 2 को ऐड कर दे, हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और यदि हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड कर दें तो आपको कौन सा टर्म मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म में +2 कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और इस 8 में अगर हम +2 कर दे तो इसका नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मालूम हो और उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो उस सीक्वेंस में इन्वॉल्व जितना टर्म है, ये सब क्या है, टर्म है। इस सीक्वेंस का ये क्या है, टर्म है। 2 भी टर्म है, 4 भी टर्म है, 6 भी टर्म है, 8 भी टर्म है, 10 भी टर्म है, ये सब क्या है, टर्म है। मतलब क्या कि अगर किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मालूम हो, प्रथम पाद मालूम हो, दूसरा और सार्व अंतर मालूम हो। सार्व अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या कि अगर फर्स्ट टर्म और डी का वैल्यू मालूम हो तो उस सीक्वेंस में इन्वॉल्व सारे के सारे टर्म को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये भी समझ में आ गया। यहाँ क्या क्या चीज बताया, किसी भी सीक्वेंस को आप क्या कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस एपी में है कब, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। पहला चीज ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज क्या है, ध्यान में रखना है कि डी का जो वैल्यू है, मतलब सार्व अंतर का जो वैल्यू है, वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तीसरा चीज हम क्या देखे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म में, अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम, मतलब एपी का अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, आप क्या कर सकते हैं, उस एपी का सारा टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये भी आपको दिखा चुके हैं। तो चलिए हम अब इसका हम क्या करते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। क्या है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को ही क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो ध्यान रहे जब भी हम एपी बोलेंगे तो आपको क्या समझना है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम क्या बताए हैं कि आप यदि कुछ संख्या इस प्रकार क्रमबद्ध हो कि प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या से क्या हो, एक अचर राशि मतलब फिक्स नंबर के साथ क्या हो, बढ़ती या घटती हो, तो उस केस में उस श्रेणी को अपन क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। और वो जो अचर राशि है उसी को अपन क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे या सार्वंतर कहेंगे। अचर राशि को ही क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। या इससे जितना भी पहले एग्जांपल आप देखे थे, दिखाए थे, उसमें क्या हो रहा था कि जैसे 2 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 8 10 12 था, तो उसमें क्या था कि फिक्स नंबर क्या था, मतलब अचर राशि 2 के साथ सारा का सारा जो टर्म है वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। ध्यान में रहे यदि कुछ संख्या इस प्रकार क्रमबद्ध हो कि प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या से एक अचर राशि मतलब अचर राशि वही फिक्स नंबर के साथ क्या हो, बढ़ती या घटती हो, तो इन संख्या के समांतर श्रेणी कहा जाता है। उन संख्याओं को जोड़ने पर समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। अभी हम बताए हैं कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है और वो फर्स्ट टर्म क्या हम कंसिडर कर ली, ए कंसिडर कर ली, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर क्या है, डी। अभी आप क्या सीखे थे कि अगर फर्स्ट टर्म है, जैसे अभी 2 4 6 8 10 था, अगर इस 2 में अगर हम क्या कर देते थे, 2 मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते थे, सेकंड टर्म मिल जाता था। फिर इस 2 में इस 4 में अगर हम फिर से 2 ऐड कर देते थे, हमको क्या मिल जाता था, थर्ड टर्म मिल जाता था। मतलब क्या कि अगर किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मालूम है, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है और उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो उस एपी में इन्वॉल्व सारे टर्म आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म में अगर डी ऐड कर दिए तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा, और सेकंड टर्म में अगर आप डी ऐड कर दीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या ऐड किए, डी ऐड किए, फिर यहाँ से यहाँ क्या ऐड किए, डी ऐड किए, ठीक है। और इसी तरह से अगर थर्ड टर्म में हम क्या करें, डी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, डी ऐड कर दें, तो थर्ड टर्म क्या हो, थर्ड टर्म में अगर डी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा, 3d मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3d मिल जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर किसी सीक्वेंस में, अगर किसी एपी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर मालूम है, तो उस एपी का सारा टर्म हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा अच्छा से दिखाते हैं, आप ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ हम क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है, ये एपी का सेकेंड टर्म है, ये एपी का
थर्ड टर्म है और ये एपी का फोर्थ टर्म। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक डी ऐड किए, फिर डी ऐड किए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एपी में इन्वॉल्व सारे के सारे टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, जिसको अपन T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है इसको क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म, जिसको T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं, T3, टर्म नंबर 3। और ये क्या है, T4। आप यहाँ अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि इस एपी सीक्वेंस का मतलब इस समांतर श्रेणी का एनमा पद क्या होगा, एनमा पद क्या होगा, मतलब कि nth टर्म क्या होगा, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ 1 है, क्या है, 1 है, तो यहाँ डी है, डी नहीं है। अगर यहाँ 2 है, डी नहीं है, इसका मतलब 1 से कम है यहाँ। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ डी का संख्या कितना है, 1 है। यहाँ अगर 3 है तो यहाँ डी का संख्या कितना है, 2 है। अगर यहाँ 4 है तो डी का संख्या कितना है, 3 है। मतलब क्या कि जितना टर्म है उससे एक कम डी सब टर्म में अवेलेबल है। तो साथ ही साथ सारे टर्म में क्या इन्वॉल्व है, फर्स्ट टर्म भी इन्वॉल्व है। अगर आपसे हम पूछेंगे Tn मतलब nth टर्म का मतलब क्या होगा, एनमा पद इस समांतर श्रेणी का क्या होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये तो सब में इन्वॉल्व है, साथ ही साथ प्लस सब में दिख रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ डी है, यहाँ क्या है, 2d है, यहाँ क्या है, 3d है। अभी हम क्या बताएं, जितना टर्म है उससे एक कम क्या होता है, डी का संख्या होता है। अगर यहाँ n टर्म है तो डी का संख्या क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। एक n से एक कम का मतलब क्या हुआ, n-1। तो इसमें n-1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही जो आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ रहता है कि nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो किसके बराबर होता है, a + n-1 इंटू डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, a + n-1 इंटू डी के बराबर। ये आपको क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। अब क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी बताइए, मतलब समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, समांतर श्रेणी का योग, जिसको अपन Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। Sn का मतलब क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में उसको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। उसी को अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से। और अगर सपोज दैट यहाँ S2 रहता तो इसका मतलब क्या है कि दो टर्म को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। अगर यहाँ S3 रहता तो मतलब क्या, 3 टर्म को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ गौर से देखिएगा, Sn का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, ये आपको पता चल गया है कि अगर nth टर्म ऑफ एपी अगर फाइंड आउट करना है तो nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम इस एपी का nth टर्म हम फाइंड आउट करके आपको दिखा चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे फाइंड आउट करें। तो उससे पहले कुछ हम पॉइंट आपको बताते हैं, देखते चलिएगा। अगर आपसे हम पूछे, यहाँ देखते चलिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, तथा सार्वंतर जिसको अपन क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस d है, तो उस केस में nवां पद जो होगा वो क्या होगा, a + n-1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी के बराबर। ये अभी हम बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए कि अगर कोई सीक्वेंस है और वो किस में है, एपी में, और उस सीक्वेंस का अगर आपको समेशन करा निकालने के लिए, समेशन को अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से। तो समेशन निकालने से पहले एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम आपसे पूछे कि 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। और अगर इसको उल्टा करके लिखिएगा 3 + 2 + 1, इसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 निकालिए या 3 + 2 + 1 निकालिए, दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो अभी Sn का मतलब क्या है कि n टर्म्स ऑफ एपी को आपके क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, a, सेकेंड टर्म क्या था, a + 2d, इसी तरह से a + 3d डॉट 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 a + n-1 इंटू डी, यही था।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो कि n टर्म्स ऑफ एपी को आप क्या किए हैं, ऐड कर लिए, उसी को अपन क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। अब हम अभी क्या बताएं कि 1 + 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 + 1 लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ता है तो नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू 6 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 6 आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस को आप क्या कीजिए, पलट करके ऐड कर दीजिए। तो अगर पलट करके ऐड कीजिएगा, यहाँ दिखाते हैं आपको, पलट करके अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d प्लस a + n - 2 × d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान। अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन को हम क्या किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को पलट करके ऐड करके लिखिए। तो इसमें अगर ऐसा लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हम बता चुके 1 + 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 + 1 लिखिए, किसी भी टाइप का डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले एन टर्म्स को क्या किए, एक बार सीधा लिख लिए, उसके बाद उसी एन टर्म्स को एक बार पलट करके लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिए। तो इसका मतलब ये भी एस एन है और ये भी एस एन है। अब हम क्या, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन जो लिखे हैं उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ देखिए एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या, इधर से जो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट पोजीशन पे है और इधर से भी जो फर्स्ट पोजीशन पे, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे का क्या है, कोरस्पोंडिंग है। क्या है, कोरस्पोंडिंग। मतलब क्या कि इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, a है, और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड में फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, a + n - 1 × d है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कोरस्पोंडिंग ब्रैकेट। तो क्या करना है कि कोरस्पोंडिंग ब्रैकेट को ऐड करना है। तो जब आप कोरस्पोंडिंग ब्रैकेट को ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a + a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस में n - 1 × d। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 के राइट में जो सेकेंड ब्रैकेट है और इक्वेशन नंबर 2 के राइट में जो सेकेंड ब्रैकेट है उसको ऐड कीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2a + n - 1 × d आ जाएगा। और इसी तरह से लास्ट वाला को भी अगर ऐड करते हैं क्या आ जाएगा, a + a, ये क्या हो जाएगा, 2a + n - 1 × d आ जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि 2SN का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2a + n - 1 × d प्लस 2a + n - 1 × d प्लस 2a + n - 1 × d, n - 1 × d के बराबर। ठीक, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है 2a + n - 1 × d जो ब्रैकेट, ये कितना टाइम्स आ गया है, n टाइम्स आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, n था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2SN = n × 2a + n - 1 × d हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अभी हम क्या एक्सप्रेशन निकालने हैं कि 2SN = n × 2a + n - 1 × d हो जाएगा। किसी को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये n कहाँ से आया। अब यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछे 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × 3, ये कितना बार है, 3 बार है। उसी तरह से अगर 1 की पावर n है, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × n हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है n बार है, और एक ब्रैकेट का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर। तो n ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n × 2a + n - 1 × d के बराबर हो जाएगा। अगर 2SN का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया है, n × 2a + n - 1 × d के बराबर आया था। अगर SN का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इधर क्या मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो ये क्या हो जाएगा, n × 2a + n - 1 × d अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि SN = क्या हो गया, n/2 × 2a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया।
अब इसी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एस एन इक्वल टू क्या आ गया, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी आया। अब इस 2a को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखते चलिएगा, हम फिर से दिखा रहे हैं इसको दूसरे फॉर्मेट में। एस एन इक्वल टू क्या लिखे हैं, n/2 इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो 2a आपको दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, nth टर्म्स ऑफ एपी, मतलब nवां पद ऑफ समांतर मार्ग कहते हैं, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म, अंतिम पाद। यहाँ क्या हो गया, एस एन इक्वल टू n/2। अगर लास्ट टर्म को अपन क्या चीज से मान ले, एल मान ले, क्या मान ले, एल मान ले। और ये फर्स्ट टर्म को अपन किस क्या चीज माने, ए माने। ये n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। जहाँ पे ए जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये जो एल दिख रहा है ये क्या है, लास्ट टर्म है। ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मतलब क्या कि अगर कोई भी सीक्वेंस, मतलब अगर क्या कि अगर कोई सीक्वेंस किसमें है, एपी में है, और उस सीक्वेंस का आपको क्या कर रहा है, समेशन निकालने के लिए, तो आप दो फार्मूला का यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये दोनों फार्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम कितना फार्मूला बता चुके हैं, 3। सबसे पहला कि nth टर्म, सबसे पहला हम फार्मूला क्या बता चुके हैं, सबसे पहला फार्मूला हम क्या बता चुके हैं कि nth टर्म ऑफ एपी जो होता है, nवां पद जो है समांतर श्रेणी का क्या होगा, उसका फार्मूला किसके बराबर होता है। तो हम अभी क्या बताएं, nवां पद ऑफ समांतर श्रेणी को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, tn से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये tn का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। और समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी अभी हम बता चुके हैं किसके बराबर होता है, एस एन इक्वल टू क्या बताए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। या इसी को आप क्या कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है, प्रथम पाद है, और एल क्या है, अंतिम पाद। ये भी आपको समझ में आ गया। या एस एन इक्वल टू क्या हो गया, n/2 इंटू ए प्लस एल, जहां पे ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है और एल जो है वो क्या है, एल जो है वो लास्ट टर्म। ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। तो चलिए हम अब इसी को अच्छे तरीका से आपको समझा दिए हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीका से लिखा हुआ आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि आप क्या कीजिएगा, नोटबुक में लिख करके उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको अगर इस पर्टिकुलर बोर्ड का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, आप क्लास को कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। समांतर, अगर कोई भी सीक्वेंस क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो उसका अगर उस सीक्वेंस का प्रथम पाद ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तब उस केस में उसका nवां पद मतलब nth टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होगा। और समेशन ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होगा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होगा, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी को हम किस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। और ये आपका क्या है, nth टर्म है, जिसको क्या हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को अपन क्या चीज से रिप्रेजेंट करते थे, एल से। ये फॉर्मूला क्या हो जाता था, a प्लस एल के बराबर हो जाता था। हम ये दोनों फॉर्मूला को हम पीछे हम क्या कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। और ये फॉर्मूला जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। और तीसरा फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है कि nth टर्म ऑफ एपी जो होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। अब चलिए अब हम इसी को क्या करते हैं, ये जो एस एन इक्वल टू लिखे हैं
और इसका हम क्या किए हैं अभी, डेरिवेशन भी बता दिए कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहाँ से आया, और एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू प्लस ए प्लस एल, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और एल क्या है लास्ट टर्म। ए क्या है फर्स्ट टर्म है और एल क्या है लास्ट टर्म है। जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और एल क्या है लास्ट टर्म। ये तीनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि एन नेचुरल नंबर का मतलब एन प्राकृतिक संख्या का सम क्या होगा। अभी हम क्या बताए हैं, एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। ये जानने से पहले हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला डिस्प्ले कर रहे हैं, अच्छे से लिखा हुआ है। आप उसको क्या कीजिएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एस एन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है एन बाई टू प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ गलत लिखा गया है कि टू एन की जगह पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो टू एन दिख रहा है ये टू एन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और या इसी को आप क्या कह सकते हैं एन बाई टू प्लस पहला पद और अंतिम पद। ये पहला पद और अंतिम पद कैसे होता है ये भी हम समझा चुके हैं, जहाँ पे एल का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी में अगर तीन टर्म आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, समांतर श्रेणी में तीन टर्म फाइंड आउट करना है। इसको देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद ये हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको क्या बता चुके हैं कि एस एन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फर्स्ट टर्म प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है, जहाँ पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और एल क्या है लास्ट टर्म है। अगर आपसे हम पूछे कि एन प्राकृतिक संख्या का योग किसके बराबर हो, यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक एन तक। अगर ये क्या है एक प्राकृतिक संख्या, अगर कह रहा है कि इस प्राकृतिक संख्या का आपको क्या निकालना सम, तो सम को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एन है। और ये जो प्राकृतिक संख्या है आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इस नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दे रहे हैं तो 2 मिल जा रहा है, और फिर 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है 3 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इस प्राकृतिक संख्या में क्या है कि हर एक टर्म एक फिक्स नंबर के साथ क्या कर रहा है बढ़ रहा है, और वो फिक्स नंबर क्या है 2 है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस दोनों को भी घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 1, और इस दोनों को भी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 1, और इस दोनों को भी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 1, और इस दोनों को भी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 1। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है सबका क्या है सेम है, मतलब सारा अंतर क्या है समान है, और वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ वो एक्चुअल में है क्या एपी है, और एपी में अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ अगर उसका समेशन निकालना तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या पढ़े अभी एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म ए प्लस एल पर क्या पढ़े हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब प्रथम पाद प्लस अंतिम पाद। तो इस सीक्वेंस का प्रथम पाद क्या है 1 है, और इस सीक्वेंस का अंतिम पाद क्या है n है। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बाई टू, प्रथम पाद क्या है यहाँ देखिए 1 है प्लस अंतिम पाद क्या है, अंतिम पद क्या है n है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं n इंटू 1 प्लस एन लिखिए कि n प्लस 1 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इसका मतलब n प्राकृतिक संख्या का सम
का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ और एक चीज पूछ सकता है कि n विषम संख्या का योग क्या होगा। हम अभी क्या क्वेश्चन किए हैं कि n विषम संख्या का योग क्या होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि n प्राकृतिक संख्या का योग किसके बराबर होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होगा। और ये कहाँ से आया, ये भी अभी हम आपको क्या किए बता चुके हैं। और Sn इक्वल टू क्या ध्यान में रखना, दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक, यहाँ 2 नहीं, ये जो है 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ध्यान रहे। अब यहाँ देखिए, अब अभी हम क्या क्वेश्चन आपसे किए हैं कि n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो आप अभी क्या बताएं कि n प्राकृतिक संख्या का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि n विषम संख्या का योग क्या होगा, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले n विषम संख्या लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 और डॉट 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 10। ये क्या है, n विषम संख्या है। और इस n विषम संख्या का अगर आपसे क्या पूछ रहा है, सम क्या होगा, मतलब योग क्या होगा, तो इस n विषम संख्या के योग को अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से Sn से। अब हम चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस एक्चुअल में एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तब हमको तो एपी का फॉर्मूला पता है, एपी का हमको क्या है, फॉर्मूला पता है। अब यहाँ देखिए, इस यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 में से अगर 3 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 में से भी 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 9 में से भी अगर 7 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब सार्व अंतर समान है। अगर ये सार्व अंतर समान है, इसका मतलब क्या कि ये जो सीक्वेंस है ये किसमें है, एपी में। और एपी में अगर कोई सीक्वेंस है और अगर उसका अगर समेशन पूछा जाता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू क्या भी हम पढ़े फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी पर, यही ना पढ़े हैं। आप बताइए ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर का वैल्यू किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। और फर्स्ट टर्म को अपन किस से रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू किसके बराबर आया, 1। अब यहाँ क्या कीजिए, d का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और a इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। तो जब d इक्वल टू इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे और a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू क्या है, 2। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, n/2 और 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, सॉल्व कर ले। अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ डी का तो वैल्यू 2 है ना, यहाँ डी का वैल्यू क्या है, 2 है। इसको यहाँ डी की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो n/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है -2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, n/2 इंटू 2n बचा। और ये इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, n इंटू एन, n इंटू एन क्या हो जाएगा, हुआ n² हो जाएगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, n² के बराबर होगा। और n प्राकृतिक संख्या का, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होगा। तो आपको दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि Sn इक्वल टू अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, n नेचुरल नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 और समेशन ऑफ n 4 नंबर
वो क्या अभी हम पढ़ के आए हैं, एन स्क्वायर। प्रथम एन क्या पढ़ के आए हैं, एन स्क्वायर। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अभी तक हम कितना फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सबसे पहले nth टर्म ऑफ एपी किसके बराबर होता है, nवां पद nth टर्म ऑफ एपी क्या पढ़े, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़े। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़े। तीसरा जो है एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल पढ़े हैं, जहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म है और एल जो है वो क्या है, लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म जो है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। और अभी हम क्या पढ़े हैं कि एन प्राकृतिक प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू के बराबर होगा। और प्रथम एन विषम संख्या का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर के बराबर होगा। और ये दोनों हम क्या किए, प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। क्या बोले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि अभी हम क्या बताए थे कि कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो क्या होता है, या तो जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ए बी सी क्या है, यहाँ देखते चलिएगा, अगर लिखना है तो इसको, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं जो किससे रिलेटेड है, एपी से रिलेटेड है। तो आप क्या कीजिए, ध्यान से क्लास को देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो वो छूटेगा नहीं। अब एपी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे। एपी से रिलेटेड हम कुछ क्या करेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे। सबसे पहला क्या ध्यान में रखना है कि अभी आप क्या पढ़े हैं कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहला प्रॉपर्टी ये ध्यान में रखना है कि डी का जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और दूसरा प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुण। किसका गुण बता रहे हैं, समांतर श्रेणी का गुण बता रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ए बी सी ये किस में है, एपी में। मतलब क्या, ए बी सी कोई नंबर है और वो किस में है, एपी में है। एपी का मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी में। किसमें है, समांतर श्रेणी में। तब उस केस में बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, टू बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अभी हम क्या बताए हैं कि ए बी सी अगर कोई नंबर है और वो नंबर किस में है, समांतर श्रेणी में है, तब उस केस में टू बी का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि बी के टू बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। या आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो ए प्लस सी बाय टू के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि बी के जो आजू बाजू में है, बी के आजू बाजू में जो है उसका क्या है, ये एवरेज आ जाता है। तो अगर ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो टू बी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा। या आप ये कह सकते हैं कि बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस सी बाय टू के बराबर होगा। अब ये ध्यान में रखना कि ये जो आया है कि अगर ए बी सी
समांतर श्रेणी में है तो 2b का मान a प्लस सी होगा। ये कहाँ से है ये हम समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी सी ये क्या है एपी में। अगर ये एपी में है तो अगर बी में से ए को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा डी का वैल्यू, और सी में से अगर बी को घटाएंगे तो दूसरा आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हैं कि वो सीक्वेंस एपी में है, कब, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। यहाँ क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एबीसी एपी में है, इसका मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसका मतलब क्या कि बी माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस, ये बी है, सी माइनस बी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस बी है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, तो बी प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ए प्लस सी। तो यहाँ बी प्लस बी क्या हो गया, 2b हो गया, और ये क्या हो गया, ए प्लस सी हो गया। हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर ए बी सी एपी में है, किसमें है, ए बी सी एपी में है, तब उस केस में 2b का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देखते चलिएगा, अगर आपसे पूछे कि 3 नंबर जो है कंसीडर करना है और वो तीनों का तीनों नंबर किस में हो, एपी में होना चाहिए। 3 नंबर आपको कंसीडर करना है और वो तीनों नंबर किस में हो, एपी में हो। या आपसे पूछेगा 4 नंबर आपको कंसीडर करना है, 4 नंबर क्या करना है, कंसीडर करना है। या आपको ये भी पूछ सकता है 5 नंबर कंसीडर करना है और वो भी क्या होना चाहिए, एपी में। तो अगर 3 नंबर को आप कंसीडर करना है जो कि किस में हो, एपी में हो, तो उसका जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा ए, और तीसरा नंबर हो जाएगा ए प्लस डी। आपके मन में चल रहा होगा सर ऐसा भी तो मान सकते हैं कि अगर 3 नंबर एपी में है तो एबीसी भी तो कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर एबीसी अगर आप कंसीडर करते हैं कि वो एपी में है तब उस केस में एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना पड़ेगा कि 2b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर 3 नंबर आपको कहे कंसीडर करने के लिए तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट नंबर ए माइनस डी कंसीडर करना है, सेकेंड नंबर ए कंसीडर करना है, और थर्ड नंबर ए प्लस डी कंसीडर करना है। यदि आपसे पूछे कि 4 नंबर आपको बोले कंसीडर करना है एपी में, आप क्या कीजिए, ए माइनस डी और ए प्लस डी को क्या कीजिए, बीच में कंसीडर कर लीजिए। यहाँ कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए आप क्या किएंगे, प्लस 2d किए होंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लस 2d। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो मतलब क्या कि इधर का जो है 4th टर्म क्या मिल गया, a प्लस 3d मिल गया। उसी तरह से अगर इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको गंदा दिख रहा होगा, हम फिर से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या दिखा रहे हैं। अगर 3 नंबर आपको बोले कंसीडर करने के लिए, कितना नंबर, 3 नंबर, तो आपको 3 नंबर किस तरह से कंसीडर करना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक। अगर 4 नंबर आपको बोले कंसीडर करना है, कितना नंबर, 4 नंबर, तब उस केस में आपको क्या कंसीडर करना है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अभी क्या बताएं कि अगर 3 नंबर कंसीडर करना है तो पहला 3 नंबर आपको बोले कि एपी में कंसीडर करना है, तब किस तरह से कंसीडर करेंगे, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी के फॉर्मेट में कंसीडर करेंगे। अगर 4 नंबर बोलेगा तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d।
ये इसको ये ध्यान याद नहीं करना। यहाँ देखिए आपको अगर एक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, तो उस केस में यहाँ देखिए कितना नंबर कंसीडर किए हैं, 3 नंबर ही कंसीडर किए हैं, और जिसमें ए जो है बीच में है, और यहाँ देखिए 4 नंबर आपको कंसीडर करना है, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, मिड में रख लेना है। क्या करना है, मिड में रख लेना। ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर 4 नंबर कंसीडर करना है, 3 नंबर कंसीडर करना है तो कैसे कर सकते हैं। 3 नंबर आपको कंसीडर रहेगा तो उसमें से फर्स्ट नंबर ए माइनस डी, सेकेंड नंबर ए और थर्ड नंबर ए प्लस डी। अगर फोर्थ नंबर और 4 नंबर आपको बोलेगा कि कंसीडर करना है एपी में, तो फर्स्ट नंबर ए माइनस 3डी, सेकेंड नंबर ए माइनस डी, थर्ड नंबर ए प्लस डी और फोर्थ नंबर ए प्लस 3डी कंसीडर करना। अगर इस तरह से आप कंसीडर करते हैं तो इससे एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप सिंपल है कि तीन संख्या जो कि क्या है एपी में और उसका समेशन कुछ है, तो जब इस तीनों का अगर आप ऐड कीजिएगा तो डी का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पास ए का टर्म बचता है, और जब ए का टर्म बचेगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इस कारण से हम क्या करते हैं, टर्म को इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 नंबर कंसीडर करना है तो किस तरह से करना है, और 4 नंबर कंसीडर करना है तो किस तरह से करना है। नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो आप क्या कीजिए, गौर से देखते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या भी है, मतलब समांतर श्रेणी में 3 लगातार पद होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। तो उस पद में जो पहला पद आपको कंसिडर करना है वो क्या कंसिडर करना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक। दूसरा पद जो आपको समांतर श्रेणी में 4 अगर लगातार पद कंसिडर करना है, 4 लगातार टर्म्स अगर कंसिडर करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस 3 बीटा, ए माइनस बीटा, ए प्लस बीटा, कोमा ए प्लस 3 बीटा। तो ये 4 टर्म आप क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह के टर्म अगर आप कंसिडर करते हैं, इससे खास बात क्या है कि आपका बीटा, यहाँ जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर आपको ये लिख दे कि 3 लगातार समांतर श्रेणी के क्रमों का योग डैश है, तो आप यहाँ क्या दीजिएगा, सबसे पहले अगर 3 लगातार समांतर श्रेणी का जो पदों का योग अगर डैश है, अगर ये लिखा हुआ, तो सबसे पहले 3 लगातार आपको समांतर पद लेना, समांतर श्रेणी का 3 लगातार पद लेना पड़ेगा। अगर उसको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना बचा, अल्फाइन बचा। मतलब क्या, इसमें अननोन कितना था, पहले 2 था, और जब उसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो एक ही अननोन बचेगा। इस कारण से हम क्या करते हैं, इस तरह का नंबर कंसीडर करते हैं ताकि नंबर ऑफ अननोन्स क्या हो जाए, कम हो जाए। नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ अल्फा और बीटा क्या अननोन्स है, ठीक है, ये ध्यान में रहे। तो समांतर श्रेणी में अगर 3 पद कंसीडर करना है, तो पहला पद आपको क्या कंसीडर करना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। और समांतर श्रेणी में 4 लगातार पद अगर आपको कंसीडर करना है, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ए माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हम क्या बताएं कि n प्राकृतिक संख्या का योग भी आपको बता चुके हैं कि n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। n इंटू एन प्लस 1/n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। ये हम अभी प्रूव करके भी दिखा चुके हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज यहाँ लिखा हुआ है कि a और b के बीच समांतर माध्य जो होगा का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस b/2 के बराबर होगा। यहाँ एक चीज आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसी को क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, जिसको समांतर श्रेणी कहते थे। यहाँ पे जो है ये क्या, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य कहते किसको, ये पहले हम समझेंगे। उसके बाद a और b के बीच का समांतर माध्य का जो वैल्यू आया है a प्लस b/2, ये कहाँ से आया ये समझेंगे। यहाँ गौर से देखते चलिएगा
हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी, यहाँ गौर से देखते चलिएगा क्या कर रहा है, ए और बी के बीच में आप एक ऐसा नंबर क्या कीजिए, रखिए जिसके कारण से यदि ये सीक्वेंस किसमें आ जाए, एपी में आ जाए, किसमें आ जाए, एपी में आ जाए, तब उस केस में जो ये जो आप नंबर इसके इस दोनों के बीच में रखे हैं वो क्या कहलाने लगेगा, अर्थमेटिक मीन कहलाने लगेगा। फिर से हम बताते हैं, दो नंबर के बीच में आप क्या कीजिए, एक ऐसा नंबर फिल कीजिए जिसके कारण से ये सीक्वेंस किस में चला जाए, एपी में चला जाए, तब उस केस में ये जो आप नंबर फिल किए हैं ना उसी को अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी के बीच में हम क्या किए, कैपिटल ए फिल किए, जिसके कारण से कैपिटल ए नंबर फिल किए, जिसके कारण से ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है वो किस में चला गया, एपी में चला गया। किसमें चला गया, एपी में चला गया। अगर ये एपी में चला गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो आपको ए दिख रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहेंगे, ए, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समांतर माध्य। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर आया है, a प्लस बी बाय 2 के बराबर आया। किसके बराबर आया है, a प्लस बी बाय 2 के बराबर आया। अब हमको ये समझना कि ये a प्लस बी बाय 2 अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस बी बाय 2 लिखा हुआ है। आपको ध्यान ये देना है कि ये a प्लस बी बाय 2 कहाँ से आया। आप यहाँ गौर से देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। अभी हम क्या बताएं कि ए और बी के बीच में अगर ए को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो इस ए को फिल करने के कारण से ये सीक्वेंस किसमें चला गया, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये सीक्वेंस किसमें चला गया है, एपी में चला गया है। अगर ये सीक्वेंस एपी में चला गया है इसका मतलब ये जो आपको कैपिटल ए दिख रहा है इसी को अपन क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन कहेंगे। और यहाँ अर्थमेटिक मीन का हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं कि ए प्लस बी बाय 2। आपको ये ध्यान रखना कि ये जो a प्लस बी बाई 2 आया कहाँ से, अभी हम प्रॉपर्टी पर के आए हैं, किसका प्रॉपर्टी पर के आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हम पर करके आए हैं, प्रॉपर्टी पर करके आए हैं। और अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रॉपर्टी पर करके आए हैं, अभी आप क्या पढ़े थे, दूसरा प्रॉपर्टी, यदि ए बी सी किसमें हो, एपी में हो, तो 2b का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस सी के बराबर होता है। अभी पढ़ करके आए हैं। यहाँ b के जगह पे क्या है, कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2a का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। यदि 2a का वैल्यू a प्लस बी के बराबर है तो a का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसी कैपिटल ए को अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या निकल करके आया, a प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय। और अभी हम बता चुके हैं कि n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। उसी तरह से n प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट आपको देखना है n प्राकृतिक संख्या के क्यूब का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है, अभी हम क्या देखे हैं, अब यहाँ क्या लिखा हुआ कि समेशन ऑफ 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। ये जो आपको साइन दिखता है इसी को क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 को अगर आप n टाइम्स लिख रहे हैं, डॉट 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 n टाइम्स, इसी को हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ 1। अभी 1 + 1 + 1 + 1
प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n तक लिखे हैं तो इसी को अपन क्या कहते हैं, समेशन ऑफ 1 कहते हैं। और समेशन ऑफ 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। जिस तरह से अगर आप देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे 1 प्लस 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो ये जो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 जो लिख रहे हैं, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, n क्या है, ये जो 3 है वो क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, और 2 क्या है, ये नंबर है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n, और वो नंबर क्या है 1। तो n इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस कारण से समेशन ऑफ 1 को अपन किसके बराबर लिखते हैं, n के बराबर लिखते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, समेशन ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा। समेशन ऑफ 3n किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ 3n के बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है Sn का जो वैल्यू है वो Sn इक्वल टू क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये जो T1 है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म, T3 का मतलब क्या हो गया थर्ड टर्म, और Tn का मतलब क्या हो लास्ट टर्म। तो Sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn, और इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ Tn लिखते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक